ब्रह्म राक्षस का एक तरह से दूसरा खंड। खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, वे एक आभ्यंतर निराले लोक की। एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव। बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष। गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टिकर्ता, कब रहा आसान, मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता, लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवालों पर, उदित होता चंद्र व्रण पर बांध देता श्वेत धवली पट्टियाँ उद्विग्न भालों पर। सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है। वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियाँ हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव, तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, किंतु युग बदला, वह आया कीर्ति व्यवसायी। लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन, और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन। विश्वचेतस बेबनाव महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन, यदि तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता। वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदाही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। अब इस खंड में आकर यह पता चलता है कि वस्तुतः वह जो ब्रह्म राक्षस था वह पूर्व जन्म में शोधक था, तलाश करने वाला था, सच की तलाश करने वाला था। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। उसका जो था वो ब्रह्म राक्षस, अब तक की कविता में यह पता चला कि वो बहुत विद्वान था, बहुत पढ़ा लिखा था, अहंकारी था। बावजूद इसके उसका जो व्यक्तित्व था वो नकारात्मक नहीं था। वह शोधक था, सत्य की तलाश में था। सत्य की उस तलाश के बाद उससे जो चूकें हुई उसकी वो संकेत पीछे हो चुका है। इस खंड में आगे उसकी और व्याख्या है कि खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ,
वे एक आभ्यंतर निराले लोक की। कविता का यह जो हिस्सा है पीछे के उसके हिस्से से जुड़ता है कि व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। उसका जो व्यक्तित्व था वो स्फटिक के महल जैसा भव्य विशाल व्यक्तित्व था, और अपने व्यक्तित्व की आंतरिकता में, गहराई में जब वो जाता था तो उस गहराई में जाना और उससे उबरना उसके लिए बहुत कठिन काम था। उसका आंतरिक संघर्ष बहुत कठिन था। एक ऊंचा एक जीना, खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ वे एक आभ्यंतर निराले लोक की। उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ एक अलौकिक लोक में ले जाने वाली सीढ़ियाँ थी, एक अपरिचित लोक में ले जाने वाली सीढ़ियाँ थीं, एक अपरिचित सच्चाई से साक्षात्कार कराने वाली सीढ़ियाँ थीं। एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोछ पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। और वो उन सीढ़ियों को चढ़ता था। उस चढ़ने के क्रम में फिर वो लुढ़क जाता था, फिर चढ़ता था, फिर लुढ़कता था। यहाँ इसके चढ़ने, लुढ़कने, फिर चढ़ने, फिर लुढ़कने में उसके आत्म संघर्ष को कवि ने व्याख्यायित किया है, बताया है कि एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, और इस आत्म संघर्ष में मोछ पैरों में व छाती पर अनेकों घाव। उसके पैर में मोच आ जाती थी, उसके छाती में घाव हो जाता था। मैंने उस आत्म संघर्ष में उसको तरह तरह की पीड़ा पहुंचती रहती थी। बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। और जो सत्य की तलाश में होता है, जो पूर्णता की खोज में होता है, एक सीमा तक आकर उसको लगता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और उसमें से वो बुरे को छोड़ देता है, अच्छे को ग्रहण कर लेता है। लेकिन उससे अधिक उग्रतर कठिन होता है अच्छे और अधिक अच्छे रास्ते की तलाश। उन रास्तों की तलाश कठिन होती है कि अच्छा है और अच्छा है, उन दोनों को तय करना, अच्छे में से अच्छे का चयन करना और कठिन होता है। वो ब्रह्म राक्षस उसी तलाश में था, अच्छों के बीच अच्छे की तलाश में था। वो अच्छा कोई व्यक्ति हो सकता है, वो अच्छी कोई विचारधारा हो सकती है, उसकी तलाश में वो था। और इस क्रम में वो पूर्ण होने की कामना करता था, वो पूर्ण हो जाना चाहता था। और पूर्ण एक आदर्श स्थिति होती है। यह कहा जाता है कि कोई भी सपना, कोई भी विचारधारा अंततः पूरी तरह से साकार नहीं होती है। पूर्णता एक विचार है, एक सपना है, एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, जो हमारे लक्ष्य में तो हो सकता है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच ही जाएं, यह एक सपना ही है, एक कल्पना ही है। वह पूर्णता तक पहुँच जाना चाहता था। बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, गहन किंचित सफलता। उसको किंचित थोड़ी बहुत सफलता भी मिल जाती थी, लेकिन अति भव्य असफलता,
लेकिन उसमें उसको असफलता भी मिलती थी, लेकिन वह असफलता भव्य असफलता थी। आदमी अपनी असफलताओं से भी बहुत कुछ सीखना चाहता है। एक वैज्ञानिक थे, वो एक प्रयोग कर रहे थे और ढेर सारे प्रयोग उनके असफल होते चले गए। किसी ने पूछा कि आप इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका काम हो नहीं पा रहा है, तो इतनी मेहनत तो आपकी बेकार गई, इतना श्रम तो व्यर्थ गया। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझको यह पता चला कि इन तरीकों से मैं जो पाना चाहता हूँ पाया नहीं जा सकता है। तो असफलता भी व्यक्ति को सिखाती है, इसलिए कवि कह रहा है कि वह भव्य असफलता। किस मामले में? अतिरेकवादी पूर्णता कि ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। अतिरेकवादी पूर्णता, वो चरम पर था, पूर्णता की चरम की कामना करता था, मैंने हर हाल में पूर्णता को प्राप्त करना चाहता था। वह एक अतिरेक पर था, लेकिन उस अतिरेक पर जाने वाले को जो व्यथा मिलती है, जो कष्ट मिलता है, कवि कह रहा है कि ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। उसमें भी उसको एक सुख मिलता है, कोशिश प्रयास का सुख मिलता है। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कोई भी सच, कोई भी कार्य वो गणित की तरह से सच नहीं होता है कि 2 और 2 4 यह गणित में होता है। जीवन में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होता है। जीवन की सच्चाइयाँ, जीवन के अनुभव ज्यामिति की तरह से, ज्यामिति की संगति में, गणित की संगति में सच नहीं होते हैं। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, जो भी नैतिक मानदंड तय किए गए हैं, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, सूक्ष्म नैतिक मान, व्यक्तित्व के मूल्यांकन के नैतिक मान, समाज के मूल्यांकन के नैतिक मान जो तय किए गए हैं, वो गणित जैसे नहीं हैं। गणित जैसे एकदम ठोस नहीं है कि वहाँ आसानी से पहुँचा जा सके और कहा जा सके कि इसने वह सिद्धि प्राप्त कर ली है। बस उसके प्रयास में लोग लगे रहते हैं कि कोई ईमानदार है, अब ये कहना कि वो पूरी तरह से ईमानदार है बहुत कठिन है। हाँ, पूरी तरह से ईमानदार होने में ढेर सारी कीमतें अदा करनी पड़ती हैं, और जो पूरी तरह से ईमानदार होना चाहता है वह उन कीमतों को अदा करते हुए भी सुख का अनुभव करता है, उन पीड़ाओं में भी उसको सुख का अनुभव होता है। कवि कह रहा है अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। उस अतिरेक की पूर्णता आसान नहीं है, और उस अतिरेक तक पहुंच जाना, पूर्ण तक पहुंच जाना आसान नहीं है। मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं, और जिस किसी ने वो उस यात्रा की शुरुआत की, जो कोई उस यात्रा पर चला, उसकी भीतरी कथाएं कवि कह रहा है बहुत प्यारी हैं। महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग में, अपनी आत्मकथा में, अपने जीवन के कमज़ोर पक्षों को भी चित्रित किया है, और उन कमज़ोर पक्षों को चित्रित करते हुए भी उन्होंने कुछ छुपाया नहीं है, ये बताया है
अपनी पीड़ा भी व्यक्त की है, लेकिन उन रास्तों पर चलते चलते आखिर महात्मा गांधी हो ही गए। अब महात्मा गांधी के अपने कोई नैतिक मानदंड रहे हों तो अब ये महात्मा गांधी जान सकते हैं कि उनको पूर्णता प्राप्त हुई कि नहीं हुई, लेकिन सामान्य तौर पर पूर्णता एक आदर्श स्थिति ही होती है, उसको प्राप्त करने में सुख मिलता है। और हर व्यक्ति की यात्रा अलग अलग होती है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी वो अलग जो आंतरिक यात्रा होती है, कवि का कहना है कि वो बहुत प्यारी होती है। सच के रास्ते पर बढ़ाया गया हर कदम, ईमानदारी के रास्ते पर बढ़ाया गया हर कदम, मानवीय मूल्यों के रास्ते पर बढ़ाया गया हर कदम अपनी लाख कीमतों के बाद भी बहुत सुखदायी होता है। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवालों पर। इसके पहले ब्रह्म राक्षस की नज़र में सूर्य का उगना, चाँद का प्रकाश देना, आकाश का अर्थ अलग अलग था। अब यहाँ उसका अर्थ बदल रहा है कि सूर्य का होना, चाँद का प्रकाश देना, वो अलग अलग उसके लिए संदर्भ बदल गए हैं, परिस्थिति बदल गई है। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवालों पर। सूर्य जब निकलता, उदित होता, तो उसको ऐसा लगता कि एक रक्त की धारा हो बह गई है। संघर्ष में रक्त की धारा बहती है। उदित होता चंद्र व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां। और चांद जब उदित होता तो उसका जब प्रकाश पड़ता दीवारों पर, तब ऐसा लगता ब्रह्म राक्षस को कि उसके घावों पर चांद ने एक सफ़ेद और भूरी पट्टी बांध दी है। उद्विग्न भालों पर, चिंता से युक्त ललाट पर अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया। और आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो गणित के दशमलव बिंदुओं की तरह से। तो जीवन का जो ये गणित था, सूर्य, चांद और तारों का जो बदलता हुआ संदर्भ था, उस ब्रह्म राक्षस के लिए इन सारी परिस्थितियों के बीच, अपने उसी आत्म संघर्ष के बीच मारा गया। गणित के उस मैदान में, जीवन के गणित के मैदान में वह मारा गया, वह काम आया। काम आना मुहावरे का इस्तेमाल है, मारे जाने के ही अर्थ में है। और वह पसरा पड़ा है वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। और मानो मार दिया गया है जिंदगी के उस लड़ाई में, उस संघर्ष में, और निढाल पड़ा हुआ है। वक्ष बाहें खुली फैली, हाथ फैले हुए एक शोधक की। वह ब्रह्म राक्षस अंतः शोधक है, उसकी यह दशा हुई है। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। अकेले ही वो जीवन की उस सीढ़ियों को चढ़ और उतर रहा है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, या वो किसी को अपने साथ नहीं ले पा रहा है, या कोई उसका साथ नहीं दे पा रहा है। उस आत्म संघर्ष में वो नितांत अकेला है। वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए, जो भाव और तर्क से संगत।
कर्म में परिणत करने वाली जो सीढ़ी है, माने भाव और तर्क को कर्म में परिणत कर देना, विचारों को कर्म में परिणत कर देने की जो बात है, कवि कह रहा है समीकरणों से गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। समीकरणों से, गणित के समीकरणों से वहाँ तक मैंने अपने विचारों को कर्मों में परिणत कर देना, गणित के समीकरणों की तरह से कि जैसे ये समीकरण है तो ये करके अंत में वो सिद्ध होता है। लेकिन व्यक्ति अपने विचारों को अपने कर्मों का रूप दे दे, हमेशा यह गणित के समीकरण की तरह से सिद्ध नहीं होता है। कभी व्यक्ति अपने विचारों को कर्म के रूप में परिणत कर पाता है और कभी नहीं कर पाता है, ज़्यादातर नहीं ही कर पाता है। कवि कह रहा है क्या उसके लिए छोड़ दें। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में तर्क भाव और कार्य की जो एकता है, कैसे वो एकता स्थापित हो, इसकी खोज में जो वो लगा हुआ है, उस बात को उसके ऊपर छोड़ दें, उसकी परिणत को उसके ऊपर छोड़ दें। सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। कैसे अपने विचारों को, अपने भावों को कर्मों में परिणत कर दिया जाए, यह जानने के लिए, सीखने के लिए वो संसार में ढेर सारे गुरुओं के पास भटकता रहा कि उसको तरीका मिल जाए, कोई बता दे, कोई रास्ता दिखा दे। किंतु युग बदला, वह आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन, और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। यह समय पूंजीवाद का समय है। मुनाफा कमाना ही जिसका अंतिम लक्ष्य है। पुराने जमाने के गुरुओं का जमाना नहीं। हालांकि पुराने जमाने में भी द्रोणाचार्य जैसे गुरु हुए थे, हम उनकी बात यहाँ नहीं कह रहे हैं। पिछली किसी कक्षा में उसकी चर्चा भी हुई थी, आगे की कविता में उसकी चर्चा हुई थी। मुक्तिबोध कह रहे हैं किंतु बदला वह आया कीर्ति व्यवसायी। यह गुरु नहीं मिले, मिला कौन? कीर्ति का व्यवसाय करने वाले लोग मिले कि क्या करें कि हमारा यश बढ़े। लाभकारी कार्य में से धन, वो उन सारे कार्यों को करने में लगे हुए थे गुरु जिससे उनका व्यक्तिगत लाभ होता था, और उस व्यक्तिगत लाभ में से जो मुख्य लाभ था वो धन प्राप्त करना था। लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन, उस धन में ही उनका हृदय और मन बसा हुआ था। और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। वो जो धन से अभिभूत उनका अंतःकरण था, धन से अत्यंत तुष्ट जो उनका अंतःकरण था, उस अंतःकरण में सत्य की झाई या सत्य का मुखौटा ही दिखाई पड़ सकता था। सत्य के दर्शन वहाँ नहीं हो सकते थे। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबनाव,
महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन, मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन। यदि तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर, बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन। वो आत्मचेतस था। ब्रह्म राक्षस का व्यक्तित्व व्यक्ति को महत्व देने वाला व्यक्तित्व था, लेकिन उसके साथ ही व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन। उस व्यक्ति को महत्व देने वाला जो व्यक्तित्व था, जो आत्मचेतस व्यक्तित्व था, उससे वो संतुष्ट नहीं था। प्राणमय अनबन थी उससे उसकी पटरी नहीं थी, उससे उसकी भीतरी स्तर पर अनबन थी, असहमति थी। विश्वचेतस बेबनाव महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन, क्योंकि वह विश्वचेतस होना चाहता था। बेबनाव विश्वचेतस होना चाहता था, अकृत्रिम विश्वचेतस होना चाहता था, स्वाभाविक रूप से विश्वचेतस होना चाहता था। अज्ञे की कविता को याद किया जाना चाहिए। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। और उस महत्ता के चरण में आत्मचेतस से विश्वचेतस की ओर बढ़ने की जो यात्रा थी, उस यात्रा में उसका मन विषाद से युक्त था, दुखी था। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन। यदि अब इस कविता का जो वक्ता है वो कहता है, यहाँ उस वक्ता के स्वर में हम मुक्तिबोध का स्वर सुन सकते हैं कि मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन। यदि मैंने जिन दिनों वो आत्मसंघर्ष कर रहा था, उन दिनों अगर हमारी भेंट उससे हो गई होती, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर, उसकी उस व्यथा को मैं खुद झेल लेता, उसके कष्टों को मैं खुद झेल लेता, बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता, मैं उसको उसके स्वयं का महत्व बताता, उसका मूल्य बताता। वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व, कि उसने जिंदगी की जो यात्रा तय की थी, वह यात्रा बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी या है, यह मैं उसको बताता। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। और इस तरह वह जिंदगी के अंतः संघर्ष और बाह्य संघर्ष के बीच पिसकर रह गया, और उसकी पूरी जिंदगी एक त्रासदी के रूप में बदल गई। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। कविता फिर शुरुआती पंक्तियों से जुड़ जाती है कि उस बावड़ी में पागल प्रतीकों के माध्यम से, तरह तरह के प्रतीकों के माध्यम से मानो वो कह रहा है कि इस तरह नितांत अकेले में संघर्ष करता हुआ, अपनी कोठरी में संघर्ष करता हुआ, अकेलेपन का शिकार होता हुआ, असंग का शिकार होता हुआ, वह जो बावड़ी है वस्तुतः वह असंग की स्थिति का प्रतीक है।
मेरी असंग स्थिति में चलता फिरता साथ है, उनका जो तुम्हारे द्वारा गर्हित हैं, त्याज हैं, यह मुक्तिबोध की कविता में आता है, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं। तो असंग स्थिति का द्योतक है वो बावड़ी, क्योंकि वो सुनसान इलाके में है, अकेला है। बावड़ी कविता के शुरू में जो बावड़ी है, छोटा तालाब, सूखा कुआं, जिसमें मैंने वो पक्का कुआं ही है लेकिन सूखा हुआ है, जिसकी जगत धरती पर हो। पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा, जीवन के गणित को किस तरह से वो सिद्ध करने की कोशिश करता रहा, किस तरह से आत्मसंघर्ष करता रहा और मर गया। मानो यही सब वो अपने बड़बड़ाने में तरह तरह से बता रहा है। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। उसकी दशा बिल्कुल उस पक्षी की तरह से थी जो झाड़ियों के बीच, कटीली झाड़ियों के बीच किसी विवर में, किसी बिल में घायल होकर मर जाए। उसी पक्षी, एकांत में लहूलुहान पक्षी की मौत की तरह से उस ब्रह्म राक्षस के पूर्व जन्म में उसकी मौत हो गई। कवि सवाल करता है, वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। वो अनजानी ज्योति थी, उस ब्रह्म राक्षस के पूर्व जन्म में उसका जो व्यक्तित्व था, उसको कवि कह रहा है उसका व्यक्तित्व ज्योतिर्मय था। पहले आ चुका है कि स्फटिक प्रासाद सा व्यक्तित्व था उसका, सदा को सो गई। उसके बारे में किसी को कोई जानकारी हो नहीं पाई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। कई दो पंक्तियों में सवाल करता कि यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों यही हुआ। इसका जवाब कई पाठकों पर छोड़ता है, सवाल पाठकों पर छोड़ता है। क्योंकि अगर किसी के पास ज्ञान है तो उस ज्ञान का अगर विस्तार नहीं होगा तो वो ज्ञान उपमंडूकता की स्थिति होगी और जहाँ रहेगी वहीं वो स्थिति समाप्त हो जाएगी। वह ज्ञान वहीं तक रह जाएगा, आगे उसका विकास नहीं होगा। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। मुक्तिबोध अपनी कविताओं में अंत तक आते आते निश्चित तौर पर कोई सकारात्मक संदेश देते हैं, कोई सकारात्मक टिप्पणी करते हैं। कविता का अंत प्रायः संघर्ष में या संघर्ष में सफलता की उम्मीद में करते हैं। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, मैं उस ब्रह्म राक्षस का संवेदनशील शिष्य होना चाहता हूँ। क्यों? जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत, उसके दुख का जो स्रोत था वह उसका अधूरा कार्य था। अर्थात अपने ज्ञान को, अपने विचार को जो कार्य रूप में परिणत नहीं कर सका, वही उसका अधूरा कार्य था। जो अपने ज्ञान का विस्तार नहीं कर सका, अपनी सीमा से बाहर नहीं निकल सका, वो उसका अधूरा कार्य था। उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं, वो तर्क संगत निष्कर्षों तक उसके अधूरे कार्य को वह काव्य वक्ता
पहुंचाना चाहता है। मुक्तिबोध की एक कहानी है, ब्रह्म राक्षस का शिष्य। इस कविता को समझने के लिए वो कहानी भी पढ़ी जा सकती है। उस कहानी में भी ऐसे ही एक विशाल किले जैसा मकान है, 6-7 तल्ले का है वो, और गांव से कोई बालक है, वो मूर्ख है, माँ बाप उसको घर से निकाल देते हैं, तो ज्ञान की खोज में काशी तक आता है। उस महल के सामने पेड़ के नीचे लेटा है और 2 लोग बातचीत करते हैं। तो पूछता है, किसी अच्छे गुरु के बारे में पूछता है, तो सब कह देते हैं कि चले जाओ उसी सामने मकान में चले जाओ, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि उसमें कोई ब्रह्म राक्षस रहता है। अब वो उसमें जाता है, पूरा दृश्य भयावना दृश्य है, एक तल चढ़ता जाता है, कहीं कोई नहीं है, कहीं बिस्तर लगा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और जाते जाते जब सबसे अंतिम तल पर पहुंचता है, पूरी तरह से सज्जित है और एक व्यक्ति तपस्या की मुद्रा में बैठे हुए हैं। फिर दोनों में संवाद होता है। वो उससे कहता है कि हमको अपना गुरु बना लीजिए, वो उसको मौका देता है, कहता है फिर सोच लो। अंत में वो इस शर्त पर तैयार होता है कि 12 साल तक उसको इससे बाहर कदम नहीं रखना होगा। उस शर्त को स्वीकार कर लेता है और उसको वो सारा ज्ञान देता है। अंतिम दिन दोनों एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो वो गुरु कहता है कि बेटा, खिचड़ी में घी नहीं डाला। तब तक उसने देखा, ये अनुभव किया है कि और कोई नहीं है और सब काम सहज रूप से होता है, दोनों एक साथ भोजन करते रहते हैं। तो उठता है तो कहता नहीं, बैठे रहो, और गुरु अपनी बाँह आगे बढ़ाता है और वो बाँह लंबी होती चली जाती है, दूसरे कमरे में चली जाती है, वहाँ से वो घी लाता है। बुरी तरह से डर जाता है, तो कहता है कि मैं तुमसे अपनी असलियत वो बताता है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, और क्यों कि मैंने अपने ज्ञान का विस्तार नहीं किया, मेरा ज्ञान मुझी तक सीमित रह गया है, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है। आज मैंने तुमको अपना पूरा ज्ञान दे दिया है, तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो अब मुझको मुक्ति मिल जाएगी। और फिर वो उसके सामने ही वो गायब होता है, वो वहाँ से निकलता है। तो वही परिणत तक पहुँचाना, उस ज्ञान का विस्तार करना और उस ज्ञान, उस विचार को कार्य रूप में परिणत करने का जो अधूरा कार्य था, वह आगे की पीढ़ी उसको करने के लिए जब सन्नद्ध होती है, तभी पिछली पीढ़ी को उससे मुक्ति मिलती है। ये जो कविता है ब्रह्म राक्षस कविता, इसके बारे में अशोक चक्रधर ने एक टिप्पणी की है कि यह जो ब्रह्म राक्षस कविता है, यह मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के शक्ति और सीमाओं की प्रतीक गाथा है। मैंने एक मध्यवर्गीय जीवन बुद्धिजीवी की जो भी शक्ति है, ताकत है, उसकी जो सीमाएं हैं, मानो प्रतीकों के माध्यम से वो इस कविता में व्यक्त है।